हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो समरी है। आपको पता है कॉस्मोस पब्लिकेशन की, महेश कुमार बनवाल सर की। तो इसमें तो दिया हुआ है सिर्फ हिंदी में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने का, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सके, हिंदी और इंग्लिश। और वो मैं कर चुका हूँ काफ़ी लेक्चर में। क्लियर? तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे आ चुके हैं। यहाँ तक ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं 9 लेक्चर में। आप दे सकते हो प्लेलिस्ट में। क्लियर? देखो, ये कोर्स एक्चुअली पार्ट है एनसीईआरटी समरी का, जो पार्ट है हमारे कंप्लीट स्टैटिक जीके कोर्स का। तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और इस नंबर पे मैसेज करके आप प्राइस देख सकते हो। ये दोनों ऑब्जेक्टिव कोर्स है, दोनों को अगर साथ में ज्वाइन करेगा तो आपको 700 लगेगा। अगर इन दोनों को साथ में ज्वाइन करते हो तो आपको इसमें भी लगेगा आपको 600। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर साथ में ज्वाइन करते हो तो ये 700 प्लस 600 टोटल 1000 लगेगा। क्लियर? तो आप देख लेना। चलिए, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो इस नंबर पे मैसेज कर 9582062485। चलिए हम शुरू करते हैं। ये सब हम कर चुके हैं तो हम सीधा पहुंचते हैं। एक सेकंड पॉज करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक्चुअली पूरे बुक का 6 to 12 में मेन क्या कर दिया गया है, इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। चलिए, सबसे पहले भारत की संघीय शासन प्रणाली। भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें सेंटर थोड़ा स्ट्रांग होता है। आपको पता ना, ऐसा नहीं कि सेंटर स्ट्रांग स्टेट बिल्कुल बराबर बराबर नहीं, सेंटर थोड़ा स्ट्रांग हुआ। तो सेंटर को स्ट्रांग करने वाला पावर कहाँ से मिला हुआ है? सेंटर को स्ट्रांग करने वाला पावर हमने कनाडा से कॉपी किया है। कनाडा के संविधान से हमने कॉपी किया है कि सेंटर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। समझ में आया ना? सेंटर थोड़ा स्ट्रांग होगा। किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो, जितने ऐसे प्रोविजन है ना जिसमें सेंटर को स्ट्रांग किया गया है, जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ऐसी बातें कि कुछ ऐसे पावर है कि जो कुछ ऐसे पावर है ना जिसमें सेंटर को स्ट्रांग करने की बात करती है, वो सारा कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट, किस सूची के विषय में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हो? ऑब्वियसली 7th शेड्यूल में 7वीं सूची में 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट को हम समवर्ती सूची बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों कानून बना लेती हैं। लेकिन यहाँ पे जो केंद्र सरकार अगर उस पर कानून बना चुकी है ना, तो उस पर फिर राज्य सरकार नहीं बनाएगी, केंद्र सरकार का उस पर ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है? सेकेंड है, अब 1971 में क्या हुआ? 1971 में क्या हुआ? एक राज्य ने क्या किया, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को अच्छे से क्या करने के लिए, समझने के लिए, या इस पे कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देने के लिए, क्या जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अभी है, चल रहा है, वो सही है? अगर सेंटर स्टेट में जो क्या सेंटर स्टेट को दबा रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार समिति का गठन किया गया। किसने किया? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया। ये याद रखना है। अब कुछ हम ऐसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में कुछ संघ सूची जो है ना, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट 7 सूची में, उसमें कुछ बदलाव किए गए अभी तक। आपको प्लीज ये लिस्ट कौन सा नंबर है वो याद नहीं रखना है, समझिए आप, ध्यान से समझिए। 6वें संविधान संशोधन यानी 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या किया गया, एक लिस्ट ऐड किया गया जिसका नाम है 292A। इसमें क्या किया गया, एक लिस्ट जोड़ा गया। इसमें लिखा गया समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय और विक्रय पे कर। सिंपल से है कि अगर आप न्यूज़पेपर को छोड़ दो, न्यूज़पेपर को हटा दो, न्यूज़पेपर के अलावे जो इंटर स्टेट सेल्स और परचेज होते हैं ना गुड्स के, ध्यान देना, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, बिहार से यूपी जा रहा है, यहाँ पे जो टैक्स वगैरह वाला लगने वाला होगा ना, वो क्या कौन करेगा? वो करेगा सेंटर। समझे ना? इंटर स्टेट ट्रेड और
परचेज वगैरह पे कौन करेगा, सेंटर करेगा, यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। समझ में आया ना, यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन समाचार पत्रों पे नहीं, समाचार पत्रों को यहाँ से हटा दिया गया है। समझ में आया ना। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए 1956 में ही 6वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी साल एक 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया, जो एक प्रविष्टि संख्या मतलब लिस्ट संख्या 33 थी ना, उसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया और इस लिस्ट को यूनियन लिस्ट से लेके स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया, सॉरी इंडियन लिस्ट से लेके कनकरेंट में डाल दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है इसको संघ सूची से हटा के समवर्ती सूची में डाला गया। समझ में आया ना। अब इसका क्या काम था, इसका काम था कि केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, मतलब केंद्र को कुछ जमीन का काम है, यहाँ से मेट्रो रेल गुजारना है, यहाँ पे बुलेट ट्रेन गुजारना है, तो इस जमीन को कैसे एक्वायर किया जाए, इस पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर को भी है और स्टेट को भी है। समझ में आया ना। तो इस समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस लिए, केंद्र के काम के लिए। ध्यान देना, केंद्र के काम के लिए कैसे जमीन को एक्वायर किया जा सके। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा हुआ ना, एंट्री रिलेटिंग टू लेजिस्लेटिव लिस्ट टू द एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन किसके काम के लिए, सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट के काम के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा। 6वें संविधान संशोधन में एक ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया कि अब जो इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है ना, अंतरराज्यीय क्रय और विक्रय, इस पे कर लगाना, न्यूज़पेपर को हटा दो। उसके अलावा 7वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, एक लिस्ट को संघ सूची से यानी यूनियन लिस्ट से हटा के कनकरेंट में डाल दिया। वो क्या था कि केंद्र के लिए कुछ जमीन का काम है, उसको कैसे एक्वायर किया जाए, उस पे कानून बनाना वगैरह। उसके बाद क्या है, 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, एक एंट्री 2 क डाला गया, एक प्रविष्टि जिसको बोलते हैं एंट्री। ठीक है ना। ये क्या है कि इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के राज्य में किसी सेंट्रल फोर्स का किसी स्टेट में नियुक्ति। समझ में आना, किसी सेंट्रल फोर्स का स्टेट में अपॉइंटमेंट। इसकी बात कब ऐड किया गया, 42वें संविधान संशोधन में। किस लिस्ट में, ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ ना, संघ सूची में किए गए संशोधन। नेक्स्ट है 46वें संविधान संशोधन जो कि 1982 में हुआ। इसमें जो प्रविष्टि संख्या है 92B। इसमें क्या है, टैक्स ऑन कंसाइनमेंट ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, मतलब जो कंसाइनमेंट जो होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं माल के पारेषण, इससे इसका जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होता है ना, इस पे टैक्स की बात कर रहे हैं। ये भी क्या है, यूनियन लिस्ट में है। उसके अलावे बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्विस टैक्स यानी सेवा कर किस संविधान संशोधन में आया, तो 88 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में है। ये याद रखना है। किस लिस्ट में है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये लिस्ट कौन सा ये नहीं पूछता है आपसे, सिंपल पूछेगा अमेंडमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या क्या हमने देख लिया, अगर ज़मीन एक्वायर करना है, सेंट्रल फोर्स को स्टेट में लगाना है, अपॉइंट करना है, क्लियर। इंटर स्टेट पे जो टैक्स वगैरह लेना है, कंसाइनमेंट पे सर्विस टैक्स को अप्लाई करना है, ये सब बात ठीक है। उसके अलावा रीजनल काउंसिल, ध्यान देना, रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है, रीजनल काउंसिल को बनाना है। रीजनल काउंसिल मतलब एक काउंसिल है जिसमें 4-5 स्टेट होंगे, रीजनल, हर रीजन में, जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा में एक बना दिया। तो ये कौन बनाता है, पार्लियामेंट्री कानून के एक एक्ट के तहत बनता है, पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत बनता है, याद रखना है। रीजनल काउंसिल, आप ऐसा मत बोलना कि स्टेट लेजिस्लेचर से बना लेगा, नहीं। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल, किस आर्टिकल में है इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल नंबर 263 के अंदर है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। उसके अलावा रेडियो और दूरदर्शनों के विज्ञापन पे कौन कर लगाता है, राज्य सरकार, याद रखना है हमें। रेडियो और टीवी के एड पे कौन टैक्स लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 स्टेट लिस्ट के विषयों में संबंधों में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित, बहुत अच्छा है।
कि पार्लियामेंट्री पावर, देखो हमें ये तो पता है कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट स्टेट के लिस्ट में कब कानून बनाएगा? जैसे हमें पता है कि जब इमरजेंसी आती है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आती है, तो इस केस में क्या कर सकता है, या कुछ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले या राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है कि आप कानून बना दो 2/3 से पास करके, तो इन केस में ये सब केस कहाँ पे लिखा हुआ? आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है कि स्टेट के सब विषय में कैसे पार्लियामेंट कानून बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंदर हुआ है? आर्टिकल 245 और 246, मतलब पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक इसमें दिया है 245 एंड 246। क्लियर। और एक अभी हमने देखा कि इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 के अंदर है, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को, एक्स ऑफिशियो का मतलब जैसे ही कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बना ना, वो अपने आप ISC का चेयरमैन बन जाएगा। समझ में आना? ऐसा नहीं कि कोई इंसान इसका चेयरमैन ही होगा, ये पोस्ट इसका चेयरमैन होगा, ये ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इसका चेयरमैन होगा। समझ में आना? ठीक है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया और वसूला जाता है तथा संघ और तथा राज्यों में बांटा जाता है? देखो, जो कृषि आय के, देखो एग्रीकल्चर के अलावे जो आय होती है ना, एग्रीकल्चर के अलावे उस पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, और टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, उसको वसूल भी लेता है, लगा भी देता है कि भाई 10%, और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे ले भी लेता है। लेकिन अगर आपको पता है ना, लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बांटता है ना, सेंटर इतना कुछ मान लो 10% खुद रखती है, 90% स्टेट को दे। एग्जाम्पल के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? मार्च 1983 में, लेकिन रिपोर्ट दिया 1988 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सरकारिया कमीशन किसके लिए? सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। तो सरकारिया कमीशन, राजमनार कमीशन, ये सब किसके लिए? सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए है। ठीक है। अब चलिए संघीय कर, कुछ कर के बारे में देखते हैं। कुछ है संघीय कर, संघ सूची में है, कुछ है राज्य कर, ये सब, ये दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं, ये सारे के राज्य कर है, और कुछ आयोग और समितियां है। क्लियर। और उसके बाद लास्ट में है सेंटर स्टेट संबंध। ठीक है ना, तो ये सब हम डिस्कस करते हैं अभी। तो हम यहाँ तक आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेंटर स्टेट संबंध हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी, फिर PRI डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले सेंटर स्टेट, सबसे पहले आय कर, मतलब कोई भी इनकम पे टैक्स लगाना है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ये सिंपल संघ लगाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ लिखा होगा कि कौन कर लगाए, ऐसा नहीं कि कर लगा के खुद रखेंगे, नहीं, कर लगाना यहाँ पे सिर्फ है। सीमा शुल्क, जो कस्टम ड्यूटी होती है, इवन एक्सपोर्ट टैक्स, वो भी यही लगाता है। उसके अलावा तंबाकू या मतलब टोबैको या कोई भी उत्पाद शुल्क होता है, जैसे अल्कोहल, ये इन सब पे, अफीम, गांजा, इन सब को छोड़ के, मतलब कोई भी उत्पाद शुल्क होता है ना, तो इन सब पे। ठीक है ना। निगम, कॉरपोरेशन टैक्स, यही लगाते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर, ऑब्वियसली कि आपका कोई कैपिटल है उस पर टैक्स लगाना है, लेकिन कृषि भूमि पे नहीं लगाते हैं। स्टेट ड्यूटी, ऑब्वियसली आपका संपदा शुल्क है इस पे। ठीक है ना, मतलब कृषि भूमि के अलावे जो होगा उस पे। संपत्ति के उत्तराधिकार, यानी जो आपके कोई संपत्ति है उसका उत्तराधिकार आप हो, तो उस पर टैक्स लगाएंगे। रेल, सीवेज और वाटरवेज पे जो वस्तु और यात्री पे जो टैक्स लगाता है ना, टर्मिनल टैक्स, इस पे लगाना है। स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर मार्केट, इन सब पे जो टैक्स लगाता है। स्टाम्प ड्यूटी ये लगाते हैं। और समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उस पर विज्ञापन वगैरह जो होते हैं, न्यूज़पेपर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टैक्स उस पर जो लगाते हैं, मतलब बाई और परचेज होगा इसका। समाचार पत्रों के विभिन्न जो क्रय विक्रय कर होते हैं उस पर लगाते हैं इंटर स्टेट टैक्स, और कंसाइनमेंट पे टैक्स लगाते हैं, सर्विस टैक्स लगाते हैं। ये सब तो हम देख ही चुके थे, लेकिन एक बारी हम और देख लिए। स्टेट गवर्नमेंट भू राजस्व पे लगाते हैं, कृषि आय पे कर लगाते हैं, एग्रीकल्चर, एग्री भूमि, जो यहाँ पे हमने जो देखा था ना, कि यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा संपदा है इस भूमि, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर को हटा दिया है। व्यक्ति और कंपनियों की संपत्ति, इसमें एग्रीकल्चर को हटा दिया। तो ये सारे स्टेट करेंगे।
ठीक है ना, समझ गया ना। कृषि भूमि पे संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पे कर, ये तो हमने देखा ना कि आपका कोई लैंड है या आपका कोई घर है उस पे कर, खनिज अधिकारों पे कर, इस पे लगेगा, शराब इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा इन सब पे, ठीक है ना, और एंट्री टैक्स इन पे लगेगा, स्थानीय उपयोग और विक्रय के मतलब कोई आपके स्टेट में आ रहा है कुछ को, विद्युत के उपयोग और बिक्री पे कर, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पे, समाचार पत्रों से विन वस्तुओं के क्रय विक्रय पे कर, ठीक है ना, रेडियो और दूरदर्शन तो हमने देखा है, इंटर वाटर वेज में ले जाने बदले विद्यार्थियों और वस्तुओं पे कर, यात्री और वस्तुओं पर कहिए, सड़कों पे जो परिवहन यूज होता है उस पे कर, जीव जंतु और नौकाओं पे कर, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह जो होते हैं, और कैपिटेशन टैक्स जो होते हैं व्यापार व्यवसाय और रोजगार पे, इन सब पे टैक्स, या कोई आप इंटरटेनमेंट जुआ वगैरह जो होते हैं उन सब पे टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी पे टैक्स, ठीक है ना, इन सब पे टैक्स, ठीक है। चलिए ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से। और इसके अलावा कुछ और हम यहाँ पे देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न कोई टैक्स लगाया जाता है, मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ कानून के बिना न कोई टैक्स लगाया जा सकता है और न ही टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक, यह है आर्टिकल 265 में, ठीक है। सरकारिया कमीशन ऑब्वियसली गठन किया गया था, सरकारिया कमीशन हमें पता है। उसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 263 में है, जिसके चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट होते एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, कब गठन किया गया, 18 मई 1990 को, ठीक है ना। नेक्स्ट है कुछ ये कमीशन और कमेटी के बारे में है। राजमन्नार ये इसके हेड थे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगाई थी। सरकारिया रंजीत सिंह सरकारिया हेड थे 1983 में। प्रशासनिक जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है ARC रिपोर्ट 1996 में मोरारजी देसाई के समय में। शीतलवार समिति MC शीतलवार ने 1996 में। पुच्ची आयोग मदन मोहन पुच्ची जी ने 2007 में, ठीक ना। ये बहुत अच्छा है कि केंद्र राज्य के संबंधों को विशेष रूप में किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है, म्युनिसिपल संबंध कहा गया है वित्तीय मामलों में। एक्चुअली वित्तीय मामले में म्युनिसिपल संबंध कहा गया, याद रखना है। फाइनेंशियल रिलेशन के संबंध में म्युनिसिपल रिलेशन कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 312 में क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा में जितने भी मेंबर होंगे ना, उसके 2/3 अगर बोले ना राज्यसभा में कि कोई ऑल इंडिया सर्विस लाते हैं तो ये माना जाएगा। मतलब कि राज्यसभा अभी क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस 3 है, IAS, IPS और IFS, लेकिन इनके अलावे कोई ऑल इंडिया सर्विस लानी है तो आर्टिकल 312 के अंदर 2/3 2/3 राज्यसभा के मेंबर हाँ बोलेंगे तो हो सकता है एक ऑल इंडिया सर्विस और आ जाए, ठीक है। केंद्र और राज्य की जो लेजिस्लेचर पावर होते हैं ना, वो किस पार्ट में है, पार्ट 11 में, ठीक है ना, पार्ट 11 में। रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो न्याय निर्णय होता है, रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड, वो किस आर्टिकल में दिया है, 262 आर्टिकल में दिया है, ठीक है ना। इंटर स्टेट काउंसिल का जो मीटिंग होता है तो उसमें प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होते हैं। अगर वो नहीं है तो कैबिनेट स्तर का कोई मिनिस्टर उनका चेयरमैन का पोस्ट संभाल सकता है, ठीक है। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारण करने से संबंधित प्रावधान समाप्त किया जाए। समझ में आया, ये है राजमन्नार समिति की। राज्यपाल के प्रसाद पर्यत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने के संबंध में जो प्रावधान थे ना, उसको हटाने की बात कर रहे थे। क्लियर। एक और चीज यहाँ पे देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप वो किस किस आर्टिकल से कहाँ तक है ये याद रखना है। 256 से लेकर 263 के बीच है। इंटर स्टेट काउंसिल 263 में है, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये याद रखना है। आर्टिकल 262 में नदी जल मतलब यहाँ पे है ना, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को पावर होता है कि रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इवेंट ट्रिब्यूनल का स्थापना भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना।
यहाँ लिखा हो ना, जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल का निर्माण कर सकते हैं। समझ में ना, इतना तक रहने देते, ये सब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ये, ठीक है। तो चलिए हम रहते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 9582062485 कुछ भी जानने के लिए, ठीक है। इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। चलिए, थैंक यू सो मच।